नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में पूछ लिए गए थे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, को रिलेट द एग्रो क्लाइमेटिक जोन विथ एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के कृषि जलवायु की क्षेत्रों को कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में सहसंबंधित कीजिए। तो यहाँ पे को रिलेशन बताना है एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में। तो दोस्तों, जैसा कि दोनों ही टॉपिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ये पेपर 2 यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शन के पेपर 2 के एग्रीकल्चर सेक्शन से आपको ये टॉपिक दोनों मिलेंगे। तो हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को हम लोग स्टडी नहीं किए हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे जो टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी का वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 1-2 दिन में इंडियन ज्योग्राफी जो यूपीएससी सिलेबस और यूपीपीसीएस सिलेबस दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे दोनों रिलेट करते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जैसा कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ये प्लानिंग कमीशन द्वारा पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया था। उसमें मेन मकसद था कि फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। और जो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का जो मेन क्राइटेरिया था वो पहला था क्लाइमेट, और दूसरा था वहाँ पे कि जो वहाँ पे सूटेबल क्रॉप है, यानी ग्रोइंग जो पीरियड है क्रॉप का वो सूटेबल, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया था इंडिया को। तो क्लाइमेट वहाँ पे मेन था। क्लाइमेट के अलावा वहाँ पे आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर की सूटेबिलिटी जो क्रॉप थी वो थी, यानी दोनों बेसिस पे यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन आप बोल सकते हो लेटेस्ट एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो मेन मकसद है इसका फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ जो इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हो रहे थे, इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम हो रहे थे, उसको यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया था कि कैसे एग्रीकल्चर की जाए कि इकोलॉजी पर कोई नुकसान ना हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लेटेस्ट जो डिराइव एक कॉन्सेप्ट आया एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन क्या थी, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का ही पार्ट है, यानी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से ही एग्रो इकोलॉजिकल रीजन बनाया गया है। लेकिन इसमें कुछ और होमोजेनिटी मैंडेटरी की है। इसमें देखो जो टोपोग्राफी है वहाँ पे रिलीफ फीचर है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया था, यानी डिलिमिशन करने के साथ साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइमेट तो एक है ही जो एग्रो क्लाइमेट रीजन में था। एग्रीकल्चर की जो मेजर क्रॉप्स थी वहाँ वैरायटी ऑफ क्रॉप उगाई जाती थी, होमोजेनिटी थी वो भी है। उसके अलावा सॉइल टाइप आप देख सकते हो, सॉइल एक पर्टिकुलर टाइप होती है वहाँ पे। और यहाँ पे जो रिलीफ फीचर है, लैंडफॉर्म फीचर है, इन सब की होमोजेनिटी मिला के एक एग्रो इकोलॉजिकल रीजन डिवाइड किया गया। और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में ये भी ध्यान रखा गया कि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है स्टेट का, वो एक एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में ऐसा ना हो कि आधा डिस्ट्रिक्ट दूसरे में डिवाइड हो जाए, आधा डिस्ट्रिक्ट दूसरे में डिवाइड हो जाए। ये सब ध्यान में रखते हुए जो नेशनल ब्यूरो एंड सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, इन्होंने पूरे इंडिया को 20 मेजर इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया और 60 सब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया इंडिया को। तो आप देख सकते हो कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में 15 जो क्लाइमेटिक रीजन थे, और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में आप देख सकते हो यहाँ पे 20 मेजर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है। तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन पार्ट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, लेकिन इसमें होमोजेनिटी और मेंटेन की है। क्या है कि सॉइल की, क्लाइमेट की, स्लोप की, मॉइस्चर की, अवेलेबिलिटी की, और ये सब की होमोजेनिटी मिला के एक अलग से जो जोन क्रिएट किया गया है वो इकोलॉजिकल या सस्टेनेबल एक एग्रीकल्चर के लिए एक पिलर होंगे। तो इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे नेशनल ब्यूरो ने क्या किया, 20 मेजर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया है। तो ये रहा दोस्तों ये नेशनल लेवल पे। लेकिन अभी स्टेट लेवल पे अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे जो अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में अपने स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप केरला के एग्जांपल लोगे तो केरला फर्स्ट स्टेज है
स्टेट है। केरला में आप देखोगे कि 2018 में बहुत ज़्यादा फ्लड आए थे, 2019 में बहुत ज़्यादा फ्लड आए थे। तो फ्लड का एक मेन रीज़न था कि जो वहाँ पे वेस्टर्न घाट जो पड़ती है केरला में, वहाँ पे एग्रीकल्चर जो की जाती थी वो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे केरला का आप देखोगे, केरला का मैप देखोगे तो केरला एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में आप देखोगे तो वेस्टर्न जो प्लेन थी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड घाट का एक पार्ट है, यानी कि आप इंडिया के देखोगे ये साउथ इंडिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन क्या थी, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड घाट। तो वहाँ पे केरला का सारे लगभग में एरिया आ जाता था। तो केरला में एक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन थे, ठीक है। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने जब 2018-2019 में फ्लड बहुत सारे आए तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी कुछ चेंज का प्रोविजन किया। तो उनके बेसिस पे केरला में यहाँ पे 5 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया, केरला को अभी डिवाइड किया है, ठीक है। उनका नाम देख लेते हैं। तो कोस्टल प्लेन, आप देखो केरला के यदि मैप है, मान लो ऐसे केरला की मैप है, तो देखो कोस्टल प्लेन जो कोस्टल एरिया में है, फिर मिडलैंड लेटराइट वाले, फिर फुट हिल जो हिल के फुट हिल है वहाँ पे, फिर हाई हिल डिवाइड किया, फिर पालाकंड यहाँ पे बीच वाला एरिया है वहाँ पे डिवाइड किया। यानी कि पूरे केरला को 5 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया। ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो है वो क्या होंगे, हेल्प करेंगे सस्टेनेबल वे में एग्रीकल्चर करने को। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से आते हैं सस्टेनेबल वे का क्या मतलब है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो अभी नेशनल ब्यूरो ने जैसा पूरे इंडिया को 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया था, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने एंड पे अपने स्टेट को एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे केरला ने 5 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन डिवाइड किया, वैसे ही कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अभी प्लानिंग कर रहा है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में जोन में डिवाइड करने के लिए। तो जो वहाँ पर 20 की संख्या है, पूरे इंडिया में 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन होंगे, वो चेंज हो सकती है अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे डेटा वो आप बोल सकते हो उसको करेक्ट आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें क्या क्या ध्यान रखा है। फर्टाइल लैंडस्केप का ध्यान रखा है, फिर ठीक है। अच्छा ठीक है, जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को डिवाइड करने का मेन मकसद था, केरला गवर्नमेंट ने क्या दिया कि फर्टाइल लैंडस्केप होंगे, इंक्रीज यील्ड होगा, रिस्टोर्ड सॉइल हेल्थ होंगे, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉसेस हैं वो मिनिमाइज होंगे, और फिर प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर होंगे, और फार्मर की वेलबींग भी प्रमोट होगी। जैसे वहाँ पे साइंटिस्ट या जो भी एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि यदि स्लोप मान लो एक टोपोग्राफी एक रीजन है, यदि उसकी स्लोप 30 डिग्री से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे यदि 30 डिग्री से ज़्यादा स्लोप होती है तो ट्यूबर जो क्रॉप है उसको नहीं उगाना चाहिए। ट्यूबर क्रॉप का है मतलब है कि जैसे पोटैटो हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, ये क्या है ट्यूबर क्रॉप है। तो ट्यूबर क्रॉप का वहाँ पे फसल नहीं करनी चाहिए जहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा रिलीफ है, स्लोप है। क्यों? क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट मान लो पोटैटो को जब निकाला जाता है, स्वीट पोटैटो को निकाला जाता है, तो वहाँ पे जो सॉइल होती हैं सॉइल लूज हो जाएंगी। अब देखो 30 डिग्री का यदि स्लोप है, सॉइल लूज हो गई तो इरोजन, यदि बारिश होगा तो इरोजन ज़्यादा होने लगेंगे। इरोजन ज़्यादा होंगे तो जो टॉप सॉइल है वो इरोड होकर ड्रेनेज सिस्टम में चले जाएंगे, ठीक है। तो इरोड होकर यदि चले जाएंगे ड्रेनेज सिस्टम में तो जो वहाँ की फील्ड है वो क्या होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो वहाँ पे इनफर्टाइल हो जाएगी, उसके चलते क्या होंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो फार्मर में स्ट्रेस आने लगेगा, ठीक है। तो एक ये पहलू हो गया। और दूसरी पहलू जो सॉइल इरोजन होंगे पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, तो ड्रेनेज सिस्टम में जब जाएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम में सिल्टिंग ज़्यादा हो जाएंगी, सैंड की मात्रा ज़्यादा हो जाएंगी, तो जो रिवर्स हैं उनके बेड क्या होंगे, सैलो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बेड। कम बेड हो जाएंगे तो क्या होंगे कि वहाँ पे पानी कम वहाँ पे उसमें आ पाएगा और फिर फ्लडिंग हो जाएगी। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 5 डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जो रीजन में डिवाइड किया है, और अलग अलग इकोलॉजिकल जो रीजन है उसके लिए अलग अलग वहाँ पे क्राइटेरिया होंगे, किस क्रॉप को वहाँ पे उगाना चाहिए, किस क्रॉप को नहीं उगाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ट्यूबर क्रॉप को ऐसे रीजन में वहाँ पे अनुमति नहीं मिलेगी जहाँ पे 30 डिग्री का स्लोप हो, क्योंकि 30 डिग्री स्लोप होने से सॉइल इरोजन बढ़ते हैं, सॉइल इरोजन होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और ड्रेनेज सिस्टम में सिल्टिंग होगा तो फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो ये सब बेसिस मान के एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया है केरला गवर्नमेंट ने। ऐसे डिफरेंट स्टेट अपने लेवल प्लानिंग कर रहे हैं, और पूरे इंडिया का जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में मेन डिवाइड करने का मकसद था कि इकोलॉजिकल में जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, और प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही, साथ में इकोनॉमी का कोई नुकसान ना हो, और जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम हो रही हैं वो भी मिनिमाइज हो, क्लाइमेट रेजिलियंस जो एग्रीकल्चर हो ऐसा हो,
और तो इस सब को ध्यान रख के एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पे रिलेशन देख सकते हो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन से ही कॉन्सेप्ट लिया गया है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। लेकिन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सिर्फ एग्रीकल्चर और क्लाइमेट यानी क्लाइमेट वहाँ पे यूनिकनेस पे ध्यान दिया जाता था, और डिफरेंट जो वैरायटी है यानी वैरायटी ऑफ क्रॉप उस डिफरेंट यूनिक क्लाइमेट पे जो उगाया जाता है उस पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में क्लाइमेट को ध्यान तो दिया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ सॉइल टाइप, स्लोप या वहाँ पे लैंडफॉर्म है उसको ध्यान रखते हुए, इकोसिस्टम को ध्यान रखते हुए वहाँ पे रीजन में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये सारे कोरिलेशन है। आई होप यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा था या जो हम समझाना चाहते थे आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।